recording this meeting. चलें जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वी बेसिकली डिड ए क्विक इंट्रो ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स और हमने फाइनेंशियल मार्केट के रोल्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर बेसिक रूल्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह से इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को, लोगों को किस तरह से हेल्प करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आज जो है हमने फाइनेंशियल मार्केट्स में जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें जो है वो देखना है। उसके बाद हम जो है वो जनरल वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी की बात इस तरह से हो। ठीक हो गया। अच्छा, तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर द मार्केट्स जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। ठीक हो गया। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में बेसिक जो हमने कैटेगराइजेशन की है, बेसिक जो हमने देखा वो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टॉक्स भी ट्रेड होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में डेरिवेटिव भी ट्रेड होते हैं। तो ये तीन मेन क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज हमने इस तरह से पढ़ी। ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली देयर आर अदर सिक्योरिटीज एज वेल। लाइक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने ना प्राइस बॉन्ड का नाम सुना होगा। ठीक है। अब प्राइस बॉन्ड इज आल्सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट प्राइस बॉन्ड इशू करती है। ठीक है। आप लोग किसी भी बैंक से जाके या किसी भी प्राइस बॉन्ड के अथराइज डीलर से जाके प्राइस बॉन्ड खरीद लेते हो, वो अपने पास रखते हो, उसकी जो है वो कुरंदाजी होती है, फिर जिसका भी इनाम वगैरह निकलता है वो उसके पैसे जो है वो मिल जाते हैं। तो अगेन जिस तरह से प्राइस बॉन्ड है, इसी तरह से देयर आर अदर सिक्योरिटीज एज वेल। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में ट्रेड होती हैं। लाइक हमारे यहाँ पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होते थे, ठीक है, अभी भी होते हैं। कौमी बचत की अपनी अलग से सिक्योरिटीज हैं जो कि उस तरह से हमें मिलती है। तो जनरली जब हम मार्केट वाइज कैटेगराइज करें तो हमारे पास या तो मनी मार्केट होती है या कैपिटल मार्केट है। अब दो किस्म की मार्केट्स की कैटेगराइजेशन हमारे पास है। मार्केट्स की ना हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कर सकते हैं ये कैटेगराइजेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट्स को दो एस्पेक्ट्स में या दो किस्म की टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटीज के कितने अरसे के बाद वो सिक्योरिटी मैच्योर होगी, कितने अरसे के बाद वो पैसे पे करेगी, उसके पैसे वापस आएंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी देयर इज वन मनी मार्केट। अब मनी मार्केट जो है इसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरी हमारे पास जो है वो कैपिटल मार्केट है। ठीक है, कैपिटल मार्केट की मैच्योरिटी इज मोर देन 1 ईयर। ठीक है। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट्स और भी किस्म की हो सकती हैं। लाइक जैसा हमने मैच्योरिटी की टाइप को पढ़ा, इसी तरह से मार्केट्स की जो फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है, इसके हवाले से भी हम मार्केट को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं फिजिकल मार्केट या सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास स्टॉक मार्केट्स होती हैं, और दूसरी हमारे पास जो है वो ओवर द काउंटर मार्केट भी हो सकती है। ओवर द काउंटर बेसिकली इज ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, जिसकी अगेन द थिंग इज जिसकी फिजिकल प्रेजेंस उस तरह से नहीं होती। तो मार्केट्स को हम काफ़ी ज़्यादा सारे एस्पेक्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो मनी मार्केट में क्या है, मनी मार्केट इज द मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ट्रेड होती है। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी से क्या मुराद है हमारी, क्या मतलब वो जो कि विद इन 1 ईयर मैच्योर हो जाए, विद इन 1 ईयर वो पैसे पे ऑफ कर दें। ऑब्वियस सी बात है कि मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटी हमारी ट्रेड होगी दैट वुड बी हैविंग हाई लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी इज एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो मनी मार्केट में जो भी चीज ट्रेड हो रही होती है वो विद इन 1 ईयर कैश में उसमें कन्वर्ट हो ही जाना होता है। एंड इन्वेस्टर बेसिकली लाइक्स इट क्योंकि इसका रिस्क कम होता है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये जल्दी आपको पैसे वापस कर रही होती है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं। ठीक है, और इनकी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट भी होती है। सिंपल स्पीकिंग आप इसको उसी तरह से ले लें, इस तरह से आपके प्राइस बॉन्ड है। अब प्राइस बॉन्ड जो है अल्टीमेटली द थिंग इज कि उसको हम मनी मार्केट की सिक्योरिटी उस तरह से है वो बोल सकते हैं।
तो आप इसको किसी भी टाइम पे जो है वो रिडीम करा सकते हैं, कहीं पे भी जाके आप किसी भी इंडिविजुअल को दें, किसी भी बैंक में प्रेजेंट करें, एंड दे एंड प्राइस बॉन्ड्स आर इक्वली गुड एज कैश, ठीक है। तो इनकी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट उस तरह से एग्जिस्ट जो है वो कर रही होती है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन मतलब जो टी बिल्स हैं ये क्या होते हैं? टी बिल्स बेसिकली गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट जो है वो टी बिल्स इशू करती है थ्रू स्टेट बैंक, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि टी बिल्स जो है ये स्टेट बैंक के थ्रू आप जो है ओपन ऑक्शन के थ्रू बेचते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर जो भी बोली लग के जो भी रेट निकलता है वो टी बिल का रेट जो है वो आ जाता है, तो इसको हम ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कमर्शियल पेपर है, ठीक है। अच्छा, कमर्शियल पेपर्स जो है ये कॉरपोरेशन इशू करती हैं, ठीक है। ये कॉरपोरेशन इशूड सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह से आपकी पीआईए या कोई और कंपनी अगर उनको शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा सारा लोन चाहिए होगा तो व्हाट दे वुड डू, दे वुड इशू कमर्शियल पेपर टू द पब्लिक। इसका भी अगेन वो शेयर इशुएंस या बॉन्ड इशुएंस वाला प्रोसेस ही है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करते हो, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो आपके कमर्शियल पेपर को डिजाइन करता है और फिर उनको फ्लोट करता है और उसके अगेंस्ट अपना कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। इसी तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। अब सिंपली अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जिस तरह के बैंक है उसमें अपने पैसे डिपॉजिट कराते हो तो यू गेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह होते थे, जो कि अगेन अभी भी हैं। अगर आप जो है वो मरकज कौमी बचत में जाएं और अपने पैसे वहां पे रखवाएं तो आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। तो मनी मार्केट में ये चीजें ट्रेड होती हैं। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर किसी इंडिविजुअल ने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कमर्शियल पेपर्स में, टी बिल्स में या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स में अगेन द थिंग इज कि क्योंकि इनकी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करती है तो अगेन द थिंग इज कि गवर्नमेंट टी बिल्स के थ्रू, कॉर्पोरेशन कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, और जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू क्या कर सकते हैं? वो पैसे ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द मनी मार्केट, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में अगेन वो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा के अरसे में अगर कोई सिक्योरिटी उस तरह से जो है वो मैच्योर हो रही हो तो वो हमारी कैपिटल मार्केट्स कहलाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन कैपिटल मार्केट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में इशू होती हैं टू फाइनेंस रियल और कैपिटल एसेट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर शेयर इशू करने हैं तो मैं डेफिनेटली उन शेयर के अगेंस्ट में प्लांट लगाऊंगा। मैं लॉन्ग टर्म डेट लूंगा तो उसके अगेंस्ट में मुझे प्लांट, बिल्डिंग या इस तरह की कोई चीज उस तरह से जो है वो कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह हैं, दे हैव डिफॉल्ट रिस्क। तो जो कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज हैं इनका रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। इनकी एग्जांपल जो है वो बॉन्ड्स और स्टॉक्स हैं, मतलब दीज आर द कॉमन एग्जांपल। इसी तरह से गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट भी जो है वो आपके जो बॉन्ड्स वगैरह है वो इशू कर सकती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू कर सकती है, आपकी म्यूनिसिपैलिटी भी बॉन्ड इशू कर सकती है, आपका प्रोविंस बॉन्ड इशू कर सकता है, ठीक है। इस तरह से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या करता है? पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्ग टर्म बॉन्ड फ्लोट करता है ताकि पाकिस्तान अपने ऑपरेशंस को उस तरह से फंड कर सके, ठीक हो गया। तो दूसरी हमारे पास कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में सिंपली क्या होता है कि कैपिटल मार्केट में वो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए है वो। हमारी जो स्टॉक मार्केट है ये कैपिटल मार्केट में उस तरह से जो है वो आपकी जो है वो आएगी। इसी तरह से देखो, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट भी होती है, मतलब सिक्योरिटीज इशू प्राइमरी मार्केट में होती है, ठीक है, और उसके बाद वो सब्सिक्वेंटली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रही होती है। स्टॉक मार्केट हमारी सेकेंडरी मार्केट है और प्राइमरी मार्केट की कोई एज सच फिजिकल लोकेशन हमारी नहीं होती, ठीक है। तो जब भी आप पहली दफा शेयर या बॉन्ड या कोई और चीज इशू करने लगते हो तभी एजेंट्स या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मिलकर मार्केट बनाते हैं, और उसके बाद जब वो इशू हो जाता है तो उसके बाद वो मार्केट डिसबैंड हो जाती है और आपका इशू जो है वो
सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो तीसरी हमारे पास डेरिवेटिव सिक्योरिटीज है। अच्छा, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज अगेन आर द सिक्योरिटीज जो कि अपनी वैल्यू किसी और चीज से ड्राइव करें। मतलब सिंपली ये और चीज कुछ भी हो सकती है, ये कोई कमोडिटी हो सकती है, जिस तरह से हम कहें कि सपोज गंदम है या क्रूड ऑयल है, ठीक है। इसी तरह से लाइक हम कह सकते हैं कि गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। या फिर अगेन ये कोई फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, लाइक आप कह सकते हैं कि ये इक्विटी से रिलेटेड भी उस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव की अगेन मतलब मैं आपको एक एग्जांपल उस तरह से जो है वो दिखा देता हूँ डेरिवेटिव की। जो दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव मार्केट है दैट इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है, सीएमई ग्रुप। तो सीएमई ग्रुप पे डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं। अब हम जनरली यहाँ पे अगर जाके प्रोफाइलिंग देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। देखो इसमें एग्रीकल्चर के यहाँ पे कॉर्न है, सोयाबीन, क्रूड ऑयल, ठीक है। इसी तरह से अगेन सोयाबीन के भी हैं, शिकागो व्हीट के भी हैं फ्यूचर्स, ठीक है। कैटल के, लाइव कैटल के फ्यूचर्स भी उस तरह से जो है वो है, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे एनर्जी के फ्यूचर्स भी हैं। एनर्जी में अगेन क्रूड ऑयल है आपका, क्रूड ऑयल के अलावा ब्रेंट ऑयल भी है, ठीक है। इसके अलावा ई मिनी क्रूड ऑयल फ्यूचर भी है। इसी तरह से आपका इक्विटी के अलग से हैं, ठीक है, जिसमें ई मिनी स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 का फ्यूचर अलग से है, नस्दक का अलग से है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का अलग से देखोगे, मतलब जिस तरह से डॉलर का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, यूरो का फ्यूचर, ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट्स के फ्यूचर अलग से हैं, ठीक है। इसी तरह से लाइक आपके मेटल्स के, इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ठीक है, प्लेटिनियम, कॉपर, इस तरह के फ्यूचर्स जो है वो अलग से। तो अगेन द थिंग इज कि आपके जो डेरिवेटिव्स हैं दे डिराइव इट्स देयर वैल्यू फ्रॉम द अदर कमोडिटी। अब इसको समझाने के लिए हम सपोज वी अज्यूम कि आप जो है वो किसी करेंसी डेरिवेटिव में इंटरेस्टेड हो, करेंसी डेरिवेटिव, ठीक है। अब करेंसी डेरिवेटिव में यू आर पाकिस्तानी, ठीक है। तो करंटली जो डॉलर का रेट है, ठीक है, करंट रेट डॉलर का चल रहा है पीकेआर, सपोज आप कहते हैं कि 155 पर 1 यूएस डॉलर, ठीक है। और आपको लगता है कि ये रेट ना ऊपर या नीचे वट एवर द केस किसी भी साइड पे जो है हो जाएगा। अच्छा, अब आप ना अपने इस रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हो, आपको डॉलर जो है वो चाहिए 6 मंथ्स के बाद सपोज। तो आप ना एक डेरिवेटिव के डीलर के पास जाते हो और उसे कहते हो कि आई वांट डॉलर आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। एक स्पेसिफिक डेट पे आपको डॉलर चाहिए, आपने बताया जी मुझे इस डेट पे जो है वो डॉलर चाहिए। तो वो क्या करता है, वो आपको रेट देता है। वो कहता है कि मेरा आपके साथ तय है कि मैं आपको 160 पे $1 दे दूंगा आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम जो है वो हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मद में 6 महीने के बाद मैं 160 रुपए दूंगा डीलर को और डीलर मुझे $1 जो है वो दे देगा, या उसका कुछ मल्टीपल जो भी मेरा डिसाइड हुआ है। सपोज मैंने कहा है कि मुझे $1000 चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं उसे पैसे दूंगा और मुझे डॉलर जो है वो दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स, मतलब आज से 6 महीने तक डॉलर का रेट ना फ्लक्चुएट करेगा। अब डॉलर का रेट सर कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा। हम तो सर एक क्वेश्चन था, ये जो फॉरवर्ड बुकिंग आप बता रहे हैं ये यही है ना कि हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर सम स्पेसिफिक टाइम के 6 महीने बाद जो रेट होगा मुझे वो रेट दे देना, आज वाला रेट ना देना, या हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें आज वाला रेट दे देना, पेमेंट बेशक उस टाइम कर देना। नहीं नहीं, उसमें देखो आप जो चीज कर रहे हो ना वो हमारे यहाँ सुनारे करते हैं। वो आपसे आज वाले रेट के पैसे ले लेते हैं और आपको गोल्ड फ्यूचर में देते हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट। यहाँ पे फॉरवर्ड में आपको जो रेट मिल रहा होता है वो फ्यूचर का ही मिल रहा होता है। अब अगेन द थिंग इज कि आपका एक रेट तय हो गया। अब वो जो रेट तय है वो आज का रेट नहीं होता, वो रेट फ्यूचर का भी हो सकता है कि एग्जैक्ट फ्यूचर का वो रेट हो, वो हो सकता है कि फ्यूचर का रेट उस तरह से एग्जैक्ट ना हो। तो आपका बस एक रेट तय हो गया। जो डीलर है
उसको लगता है कि उसको फायदा होगा, आप अपना रिस्क मिटिगेट करना चाह रहे हैं, तो अगेन द थिंग इज कि आपने अपना रिस्क मिटिगेट करना है इससे, तो ये रेट तय ठीक होता हो है गया, बस, ठीक हो गया। मतलब इट्स नॉट सही है। दैट कि ये करंट रेट है या एग्जैक्ट फ्यूचर रेट है, एग्जैक्ट फ्यूचर रेट भी नहीं है, ये करंट रेट भी नहीं है, बस आपका तय हो गया उसके साथ। डीलर को पता था, डीलर को लगता है कि उसको फायदा होगा, आपको लगता है कि आपको फायदा होगा, तो आपने डेरिवेटिव उस तरह से है वो कर लिया, ठीक है। ठीक अच्छा, हो गया सर। अब अगेन यहाँ पे हुआ ये कि 155 के बाद ना रेट फ्लक्चुएट किया। अब सपोज कुछ अरसे के बाद ना, मतलब सपोज हम कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद, लाइक 3 मंथ्स के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स जो डॉलर है ना, डॉलर का रेट आ गया जी PKR 165 पे, $1 मिल रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंशियल कितना है। आपको जनरली अगर आप मार्केट से डॉलर खरीदें तो आपको 165 का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर आप डेरिवेटिव जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, उससे डॉलर लें तो आपको 160 का मिलेगा। तो सिंपली स्पीकिंग आपको डॉलर क्या मिल रहा है, आपको डॉलर PKR 5 चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है मार्केट से। तो इसका मतलब ये है कि इस डेरिवेटिव की वैल्यू जो है दैट वुड बी 5, ठीक है। क्योंकि आपको डॉलर सस्ता क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट था। अब यहाँ पे देखो अगेन द थिंग इज के मैच्योरिटी पे क्या होगा, मैच्योरिटी पे सपोज एट मैच्योरिटी मतलब 6 मंथ्स के बाद, ठीक है, हुआ इस तरह से कि एक्चुअल में PKR का रेट जो है ना वो सपोज 170 पे चला गया था, ठीक है, 170 बाई $1 था, ठीक है, एक्चुअल रेट ये है जी। अच्छा, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, आपका कॉन्ट्रैक्ट था ये वाला, जिसमें आपने कहा था जी कि 160 रुपए दूंगा और डॉलर ले लूंगा। तो सिंपली स्पीकिंग अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वुड बी 10, क्योंकि अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो आपको क्या है, आपको 170 का खरीद मिलेगा डॉलर, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको 10 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10 रुपए है और आपके लिए 10 रुपए इसकी वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगेन द थिंग इज कि समटाइम्स आप एक्चुअल में 160 रुपए दोगे और $1 ले लोगे, और सम टाइम ना आप सिर्फ ना यू ओनली पे डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल पेमेंट होता है। इसमें अगेन क्या होता है, हम इसे बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड सेटलमेंट, ठीक है। अब आप सेटलमेंट कर लेते हो, सिंपली स्पीकिंग डीलर आपको कहेगा कि यार आप ना इस तरह करो कि 10 रुपए मुझसे ले लो और मार्केट से जो है वो आप जो है वो डॉलर खरीद लो, तो डीलर आपको 10 रुपए दे देगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अब ये देखो यहाँ पे ना वैल्यू कुड गो ऑल टुगेदर इन द अपोजिट डायरेक्शन एज वेल। मतलब यहाँ पे देखो जिस तरह से 170 का डॉलर मिल रहा है तो मुझे फायदा है, ये डॉलर 150 का हो जाए तो मेरे लिए इसकी वैल्यू -10 है, और डीलर के लिए इसकी वैल्यू +10 है। तो अगेन द थिंग इज कि ये ऑल टुगेदर दूसरी साइड पे भी जा सकता है। तो इसकी जो वैल्यू फ्लक्चुएट करती है या डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से डिटरमिन होती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही प्राइस मूव करेगी इसकी वैल्यू या आ जाएगी या इसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट में डेरिवेटिव की जो हमारी सिक्योरिटीज है दे बेसिकली ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अदर एसेट्स, ठीक है। अदर एसेट में हमने देखा कि दे कुड बी एनी एसेट, जिसमें अगेन द थिंग इज कि हम जो है वो कोई भी कमोडिटी, कोई भी मेटल, कोई भी सिक्योरिटी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर स्पेकुलेशन रिस्क मैनेजमेंट एज वेल। दोनों सूरतों में, इस तरह से सपोज मैंने 6 महीने बाद पेमेंट करनी है और मुझे खतरा है कि डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, तो मैं आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाऊंगा। मेरे आज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से ये होगा कि मुझे पता होगा कि मैंने ना फ्यूचर में इतनी पेमेंट करूंगा तो मुझे डॉलर मिल जाएंगे, तो मेरा रिस्क क्या हो जाएगा, मेरा रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड मैं स्पेकुलेशन की मद में भी जा सकता हूँ, मतलब सिंपली स्पीकिंग मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में एंटर ही इस नियत से, मैंने किसी को पेमेंट शेमेंट नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है कि डॉलर जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं आज ही एक फॉरवर्ड रेट डॉलर का ले लूंगा, उसके बाद जब अगेन डॉलर ऊपर जाएगा तो मुझे डॉलर जो है सस्ता मिल जाएगा और मुझे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस के डेरिवेटिव्स जो है एक्चुअल में ये इस्लाम इनको अलाउ उस तरह से नहीं करता, क्योंकि इसमें सिंपल लॉजिक है। इस्लाम कहता है कि जो ट्रेड है दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा होता है, दोनों पार्टीज की जरूरियात पूरी हो रही होती है ट्रेड से,
डेरिवेटिव के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि एक पार्टी को लाजमी नुकसान होगा, मतलब सिंपली स्पीकिंग अगर एक को फायदा होगा तो उसका फायदा कहाँ से आएगा, उसका फायदा दूसरे को नुकसान होगा तो उसका फायदा आएगा। मतलब इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जो 10 रुपए आपको इसकी वैल्यू है आपके लिए, ये कौन दे रहा है, डीलर दे रहा है, तो डीलर को क्या है 10 रुपए का नुकसान है। ऑन द अदर हैंड अगर डीलर को फायदा है तो ये आपका नुकसान है। तो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में डेरिवेटिव्स का उस तरह से जो है वो थोड़ा सा मामला जो है वो खराब है। तो डेरिवेटिव ना 3 किस्म के होते हैं, या मतलब सिंपली हम इसे ना 3 या 4 किस्म के उस तरह से बोल देते हैं। पहला जो है ये जो हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा, इसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी डीलर के पास जाते हो, उसको अपनी मर्जी की अमाउंट बताते हो, अपनी मर्जी की करेंसी बताते हो, अपनी मर्जी की मैच्योरिटी डेट बताते हो। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है दीज आर कस्टमाइज, ठीक है। आपको जो जो चीज चाहिए ना आप उसे बताते हो कि जी डॉलर चाहिए मुझे, $150 चाहिए, ठीक है, मुझे $150 जो है वो 25 तारीख को चाहिए, ठीक है, तो रेट जो है मुझे दे दो, ठीक है। तो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसी तरह से, इस तरह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसी तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अब फ्यूचर और फॉरवर्ड में फर्क ये है कि फ्यूचर जो है ये स्टैंडर्डाइज होता है, मतलब अगेन द थिंग इज जो मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है ना डेरिवेटिव, वो फ्यूचर होता है, मतलब उसमें अगेन ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड होता है कि जी ये जो $500 की लॉट होगी, तो आपने अगर $550 या $600 में खरीदने हैं तो आप मार्केट नहीं जा सकते फिर, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्वियस सी बात है कि लॉट उठानी है 500 की, अगर 2 लॉटें उठाएंगे तो 1000 रुपये आपका जो है उस तरह से हो जाएगा। मैच्योरिटी डेट्स भी स्टैंडर्डाइज होती हैं, ठीक है, कि ये जी जून के 5वें दिन में या जून के 3रे वीक में जो है ये मैच्योर होगा, ठीक है। तो इसमें आपकी कस्टमाइजेशन उस तरह से जो है वो नहीं होती। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये आप मोस्ट ऑफ द केसेस में डीलर से करते हो, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारी सेंट्रल एक्सचेंज है, इसी तरह से हमारी डेरिवेटिव्स की एक्सचेंज भी होती है, तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है। बाकी इनमें एज सच कोई फर्क जो है वो नहीं है स्ट्रक्चर का। तीसरा हमारे पास है, तीसरा हम बोलते हैं जी ऑप्शन। अच्छा, अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा, इस स्ट्रक्चर में देखो जब मैच्योरिटी की डेट आई तो मैंने लाजमी पैसे देने हैं, मैंने लाजमी 160 रुपए देने हैं, और डीलर ने लाजमी मुझे $1 देना है। मतलब इसमें से हम इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी बंदा मुकर नहीं सकता। मतलब यहाँ पे क्या है, बोथ हैव ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, मतलब इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, बोथ पार्टीज हैव ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, मतलब मजबूर है, उन्होंने पेमेंट करनी ही करनी। अच्छा, अब ऑप्शन जो है ना, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि यहाँ पे ना वन पार्टी हैज एन ऑप्शन एंड अदर हैज ऑब्लिगेशन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सपोज मुझे लगता है कि यार मैं ना डॉलर हो सकता है कि महंगा हो जाए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि डॉलर जो है वो महंगा ना हो, एक्चुअल में सस्ता भी हो जाए। तो मैं क्या कहूँ, मैं डीलर के पास जाऊँ और डीलर से रेट लूँ, डीलर मुझे ना सिंपली डीलर मुझे दे दे ये रेट, ठीक है। मतलब डीलर ने मुझे क्या किया, डीलर ने मुझे ये रेट दे दिया, मैंने उसे कहा कि ठीक है ये रेट है, ओके, लेकिन मैं ना ऑप्शन लेना चाह रहा हूँ आपसे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन लेना चाह रहा हूँ। तो डीलर कहेगा कि ओके, अब आपने ऑप्शन फिर प्रीमियम पे करना है। सिंपली डीलर आपको कहेगा कि मुझे ना आप ना PKR 5 रुपए जो है ना, ये मुझे आप ऑप्शन प्रीमियम पे करते। अच्छा, अब मैंने ऑप्शन प्रीमियम ले लिया। अच्छा, जब मैंने ऑप्शन प्रीमियम ले लिया ना, तो नाउ आई हैव द ऑप्शन, आई हैव ऑप्शन, ठीक है। और डीलर ने क्योंकि मुझे ऑप्शन बेच दिया, तो डीलर हैज ऑब्लिगेशन। अब सिंपली मैं चाहूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करूं, अगर मैं ना चाहूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ना भी करूं तो ओके है। ऑन द अदर हैंड डीलर जो है वो अगर मैं चाहूंगा तो वो लाजमी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब सपोज हम यहाँ पे सिनेरियो ले लेते हैं, मतलब मैच्योरिटी पे ये हुआ कि जो PKR का रेट है ना, वो सपोज चला गया 150 पे, $1। अब देखो सिंपली स्पीकिंग, मैं अगर डीलर को कहता हूं कि भाई अपनी पार्ट ऑफ बार्गेन ऑनर करो, तो मैं उसे 160 रुपए दूंगा और $1 मुझे मिलेगा।
अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो मार्केट में मुझे क्या है 150 रुपए का डॉलर मिलेगा। तो मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, मेरे लिए बेनिफिशियल ये है कि मैं मार्केट से खरीदूं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था तो मैं आपसे डॉलर नहीं खरीद रहा। ठीक है, तो मैं उससे डीलर से डॉलर नहीं खरीदूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट से 150 का डॉलर उस तरह से खरीद लूंगा। तो मुझे क्या होगा, मुझे ये डॉलर जो है ये पड़ेगा 150 जमा 5 का 155 का, क्योंकि 5 रुपए मैंने क्या किया है ऑलरेडी ऑप्शन प्रीमियम के तौर पे जो है मैं कर चुका हूं। तो मुझे ये सिंपली 155 का पड़ेगा। अगर मैं डीलर से खरीदता तो मुझे ये 160 का पड़ना था। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर सपोज हम ये कहें कि आपको जो है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में सपोज अगर हम ये कहें कि डॉलर जो है वो 170 का हो गया, तो डेफिनेटली जब 170 का डॉलर होगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डीलर को कि भाई आपने मुझे 160 का देना था तो आप मुझे ना 160 का दे दे। और क्योंकि ऑप्शन सिर्फ आपके पास है, डीलर के पास नहीं है, तो डीलर वुड हैव टू ओब्लाइज यू। अच्छा, अब हो क्या रहा होगा कि आप बेसिकली क्या करेंगे, आप बेसिकली 160 रुपए उसे पे करेंगे, जमा 5 आपने उसे पहले से पे किया होगा, तो आपको डॉलर 165 का मिल जाएगा। हालांकि मार्केट में डॉलर 170 का उस तरह से जो है वो चल रहा है। तो 170 रुपए आपके 5 रुपए सिंपली क्या होंगे, आपके 5 रुपए बच जाएंगे। तो ऑप्शन में, ऑप्शन का स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें एक पार्टी ऑप्शन प्रीमियम पे करती है, ठीक है, तो जो ऑप्शन प्रीमियम पे कर रहा होता है उसके पास फिर ऑप्शन होता है। ठीक है, इसमें बायर भी ऑप्शन ले सकता है और सिंपली आपका सेलर के पास भी ऑप्शन जो है उस तरह से हो सकता है। उस डिटेल में हम फिलहाल जो है वो नहीं जाते। चौथा हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है, या चौथा जो हमारे पास टाइप है, दैट इज कॉल्ड स्वैप। ठीक है, स्वैप क्या है, इट इज बेसिकली ए सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं सिंपली किसी एक इंडिविजुअल के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि 6 महीने बाद मुझे इतने डॉलर चाहिए, 8 महीने बाद मुझे इतने डॉलर चाहिए, 10 महीने बाद मुझे इतने डॉलर चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्वैप बोल देते हैं। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटीज हैं मोस्टली कॉमनली जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड होती है। अब यहां तक पुत्र अगर किसी को कोई इश्यू है तो मुझसे पूछ लो। नो सर। चलें, दैट्स गुड। अच्छा, इसके बाद हम वैल्यूएशन पे आ जाते हैं जनरली। अब वैल्यूएशन सर जी बेसिकली कोई छोटा सा टॉपिक अब कराइएगा, 3 बज गए। यस सर। अच्छा चलो, क्योंकि 3:05 हो गए हैं सर जी। 3:45 पे शायद रोजा बंद हो जाना है, नहीं 3:55 पे। 3:55 में बंद हो जाए। अच्छा चलो, जनरली बस ये आखिरी स्लाइड हम जो है वो देख लेते हैं। ठीक हो गया। ओके सर। अच्छा, अब ना नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। डेफिनेटली अब हम बात करते हैं कि मार्केट में सिक्योरिटीज बिकती हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में जो वैल्यू या प्राइस चल रही होती है, ये मार्केट में जो प्राइस होती है ये कहाँ से आती है, ये कैसे डिटरमिन होती है। तो सिंपली स्पीकिंग जो फाइनेंस का गोल्डन रूल है दैट इज कि किसी भी चीज की वैल्यू, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो बॉन्ड है, चाहे वो कुछ भी है, वो किसी भी चीज की वैल्यू क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ना एक जो एक सिंपली एक एकेडमिक्स था पुराना, जॉन विलियम बर, ठीक है, उसने 1928 में शायद या 1920s में कहा था, ए काउ फॉर हर मिल्क, ठीक है, ए hen for her eggs and a stock by heck for her dividend। सिंपली स्पीकिंग किसी भी चीज की वैल्यू ना किससे है, जो चीज वो प्रोड्यूस करती है। मतलब सिंपली अगर एक गाय ज्यादा दूध देगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एक मुर्गी ज्यादा अंडे देगी तो उसकी जो है वो वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर एक स्टॉक या शेयर ज्यादा डिविडेंड्स देगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो वही से कि वैल्यू, किसी भी चीज की जो वैल्यू है ना फाइनेंस में, दैट बेसिकली इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे ना मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज, बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज स्ट्रेट होते हैं, आपको पता होता है कि आपको कितने पैसे आएंगे, आप उनकी वैल्यू निकाल लें तो बॉन्ड की वैल्यू आ जाती है। स्टॉक के साथ इशू ये है कि स्टॉक जो है ना, स्टॉक के जो कैश फ्लो हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अनसर्टन होते हैं। तो किसी को नहीं पता होता कि अगले साल कितना प्रॉफिट होगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, उससे अगले साल कितना प्रॉफिट होगा, कितना डिविडेंड होगा। फिर अगेन इनकी कोई मैच्योरिटी भी नहीं होती, मतलब ये फॉर लाइफ ही अगेन क्या होता है कि स्टॉक आपको कमा के जो है वो दे रहे होते हैं। तो वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो इस तरह से कुछ चलता है कि जब हम सिक्योरिटी को वैल्यूएट करते हैं तो सबसे पहले व्हाट वी डू, we consider information on economic conditions, मतलब सिंपली इसको ना हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोल देते हैं, मतलब ये स्टॉक वैल्यूएशन की टॉप डाउन अप्रोच भी है। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर पे वी सी द कंट्री, के मुल्क के जो इकोनॉमिक हालात हैं, ठीक है, वो कैसे हैं। मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, मैंने इंडिया में इन्वेस्ट करना है, मैंने चाइना में इन्वेस्ट करना है, तो सिंपली स्पीकिंग हम कहते हैं जी कि चाइना के हालात जो है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो एट वेरी फर्स्ट वी सी द कंट्री, फिर क्या करते हैं हम, वी इन्वेस्टिगेट द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है वो देखे जाते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। सिंपली स्पीकिंग आजकल की अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स हैं उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आपकी ये जो रीन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट है, इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है वो काफी अच्छे हैं। तीसरा जो है वो जितनी भी ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है वो काफी अच्छे हैं, ठीक हो गया। तो दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा वी सी द इंडस्ट्री, और तीसरे में हम उस इंडस्ट्री में से वी पिक ए स्टॉक या पिक ए कंपनी जिसको हम वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो कंपनी का भी हम क्या देख रहे होते हैं, इसके भी हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज है, एक इंफॉर्मेशन और इकोनॉमिक कंडीशंस देखी, फिर इंफॉर्मेशन और इंडस्ट्री कंडीशन देखी, फिर फर्म स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखी, जिसना फर्म ने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, मीडिया में क्या रिपोर्ट हुआ है, या बाकी मामला जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन लेती है, हम इस सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेसिंग से हम आते हैं फर्म के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पे, मतलब अगेन हमें लगता है कि जी ये फर्म इतना कमाएगी फ्यूचर में, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस जब हमें ये पता लग जाए कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फिर निकाल लेते हैं, ठीक है, थ्रू आवर रिक्वायर्ड रेट, और हमारे पास फर्म की वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो अगर वो वैल्यू हमारे मुताबिक हो तो हम क्या करते हैं, वी टेक द पोजीशन इन द सिक्योरिटी, ठीक है। टेकिंग पोजीशन का मतलब ये होता है कि हम सिक्योरिटी को खरीदते या बेचते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट्स में मजे की बात ये है कि हम सिक्योरिटी बाय भी कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी सेल भी कर सकते हैं, और सेल को हम तब भी कर सकते हैं जब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं भी है, ठीक है। वी कैन सेल इवन इफ वी डू नॉट ओन इट, इसको हम ना शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब ये प्रोसेस उसी तरह से है कि मैं क्या करता हूँ, मैं सिक्योरिटी किसी से उधार लेता हूँ और बेच देता हूँ, उसके बाद फ्यूचर में जब उस सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो सपोज अगर गिर जाए तो मैं उस सिक्योरिटी को खरीदता हूँ और जिसकी थी उसको वापस कर देता हूँ और मैं प्रॉफिट अर्न कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो हम टेकिंग पोजीशन का मतलब ये है कि वी आइदर बाई और सेल, ठीक है। तो बाई करने को हम कहते हैं कि लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, और सेल करने को हम बोलते हैं कि इट इज शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ठीक हो गया। अच्छा, तो सिंपली वी डिसाइड ऑन कि सिक्योरिटी हमने खरीदनी है नहीं खरीदनी, मतलब सिंपली मैंने जो वैल्यू निकाली ना, ठीक है, माई वैल्यू इज सपोज 50, ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट में जो है वैल्यू चल रही है सपोज 40, तो इसका मतलब ये है कि मेरे हवाले से ये सिक्योरिटी जो है ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड बाय इट, मुझे ये खरीद लेनी चाहिए, ठीक हो गया, मुझे ये खरीद लेनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर ये मार्केट वैल्यू, मेरी वैल्यू सपोज 50 है और मार्केट में जो वैल्यू चल रही है दैट इज सपोज 70, तो मेरे मुताबिक ये सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है जी, ठीक है। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए,
आई शुड नहीं खरीदनी। ठीक हो गया। तो ये अगेन द थिंग इज कि ये सारे का सारा आपका जो है वो डिसीजन मेकिंग है। इससे आप क्या करते हैं, इससे फिर वैल्यू डिटरमिन होती है। वैल्यूएशन पे हम फिर डिटेल से जो है नेक्स्ट क्लास में आपकी जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ लें। नो सर, सर बस नो एक सर। बात बता दें,